हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना इसे कमरे में लेकर जाइए। आपको सीधी बात समझ नहीं आती। महक भी चिल्ला कर बोली, मैं क्यों जाऊँ कमरे में? आपको सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। मुझसे क्या क्या छुपा कर रखा है आपने मुझसे? महक का इस तरीके से खुद पर चिल्लाना मृत्युंजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस कारण बुरी तरीके से महक को बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी ना? जाओ कमरे में, जाओ कमरे में। यह कहते हुए मृत्युंजय जोर से चीखता है, जिस कारण महक डर से रो पड़ती है। तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सभी लोग जब आवाज़ की दिशा में पलट कर देखते हैं तब वहाँ पर सुधांशु और शेखर जी के साथ नीरू खड़ी हुई थी। महक को रोता हुआ देखकर सुधांशु जल्दी से महक के पास आ मृत्युंजय को महक से दूर करते हुए उसे गले लगाकर बोला, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? महक सुधांशु को कसकर गले लगा जोर जोर से रोने लगती है। मृत्युंजय अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने बालों पर हाथ फेरता है और शेख की तरफ देखते हुए कहता है, लेकर जाओ इन्हें। दामिनी सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, अगर मुझे इस घर से निकाला जा रहा है तो इस वैशाली को भी निकालो। इसके पेट में जो बच्चा है वो सारंग परिवार का हो ही नहीं सकता। न जाने किसके गंदे खून है। आह! एक गन शॉट की आवाज़ साथ ही दामिनी की चीख से पूरे बिल्ला में गूंज उठती है। अचानक गन शॉट की आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस तरफ देखते हैं जहाँ पर विक्रम ने गोली चलाई थी, जो कि आरू और एक 60 साल के आदमी साथ खड़ा हुआ था। दामिनी अपने कंधे को कसकर पकड़े अपनी लाल आंखों से विक्रम को देखते हुए बोली, तुमने मुझ पर गोली चलाई? विक्रम बिना किसी भाव के बोला, शुक्र मनाइए जान से नहीं मारा, वरना भी अभी आपकी लाश यहाँ पर पड़ी होती। उसके बाद विक्रम अमृत की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर बकवास सुनने के लिए खड़े हो? अपनी वाइफ को लेकर कमरे में जाओ ना। विक्रम की बात पर अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, चलो चलते हैं कमरे में। वैशाली अमृत से अपना हाथ छुड़ाते हुए दामिनी के पास जाकर बोली, आपने सही कहा, हम एक कोठे वाली हैं। वैशाली के मुंह से ये बात को सुनकर घर में खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सिवाय शोभित, विक्रम, मृत्युंजय और अमृत के। दामिनी वैशाली के मुंह से इस बात को सुनकर सब लोगों से बोली, देखा, मैंने कहा ना ये एक कोठे वाली है, मैं झूठ नहीं बोलती। वैशाली बिना किसी झिझक के बोली, झूठ तो हम भी नहीं बोलते बुआ सासू कि महक दीदी को सीढ़ियों से धक्का देने में आपका भी हाथ था, जिस कारण उन्होंने अपना पहला बच्चा खोया था। वैशाली की बात सुन महक और बाकी सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। सब लोगों को झटके पर झटके मिल रहे थे। वहीं दामिनी सब लोगों को घूरती हुई नज़र को खुद पर महसूस कर वैशाली पर चीखते हुए बोली, झूठ? अपनी गंदी करने को मेरे सिर पर डालना बंद करो। वैशाली वीर की तरफ देखते हुए बोली, वो कैसेट कहाँ है? वीर एक पेन ड्राइव वैशाली के हाथ में रख देता है तो वैशाली नीलिमा से कहती है, छोटी काकी सासू, इसे ज़रा कनेक्ट करो। नीलिमा वैशाली की बात पर फुल एटीट्यूड में बोली, तुम जैसी औरतों की बात सुनूंगी मैं? जाकर खुद कर लो। विप्लव आगे बढ़कर वैशाली के हाथ से पेन ड्राइव लेकर बोला, मुझे दो ना, इनको क्यों दे रही हो? इनका क्या है, पेन ड्राइव को बदल देगी तो। इतना कहकर विप्लव टीवी से पेन ड्राइव कनेक्ट कर देता है। सभी लोग टीवी की तरफ देखने लगते हैं, जहां पर शीतल के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसे मेंटल एसाइलम में टॉर्चर किया जा रहा था। एक डॉक्टर, जिसका चेहरा नहीं बताया जा रहा था, वो इलेक्ट्रिक शॉक शीतल को दिखाते हुए बोला, तुमने ये सब क्यों किया? शीतल अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने कुछ नहीं किया है। शीतल की बात पर वो आदमी उसे शॉक देने के लिए आगे बढ़ता है तो शीतल चिल्लाते हुए कहती है, मैं बता रही हूँ, मुझे मृत्युंजय से बहुत प्यार है। उसकी बीवी हमारे बीच में आ रही है, इसलिए मैंने और बुआ ने मिलकर उसे मारने का प्लान किया। हम तो उसे मारना चाहते थे, लेकिन उस डॉक्टर सक्सेना ने सब कुछ चौपट कर दिया।
प्लीज़ मुझे इस इलेक्ट्रिक शॉक से करंट मत लगाइए। ये कहते हुए शीतल ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। वैशाली सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, हमको पता है हमने झूठ बोला कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम तो मित्तल खानदान की बेटी हैं। हमारा नाम वैशाली मित्तल है। रविंद्रनाथ जी हैरानी से वैशाली को देखते हुए बोले, तुम शिखा मिश्रा की बेटी हो? वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ, जिन्हें इंद्र मित्तल ने छोड़ दिया था और मित्तल परिवार के मुखिया राघवेंद्र मित्तल ने हमारी अम्मा के नाम पर 10% जायदाद को किया था। रविंद्रनाथ जी की वैशाली की बात सुन कुछ पल शांत रहकर बोले, लेकिन शिखा वहाँ कैसे पहुँची? वैशाली व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, कहते हैं ना, आग से दोस्ती करोगे तो एक दिन जलना तो पड़ेगा। हमारी माँ जल गई और इंद्र मित्तल ने उन्हें यहाँ से दूर कोठे पर ले जाकर बेच दिया। वैशाली की पूरी बात सुनने के बाद अमृत उसके हाथ को पकड़कर बोला, बता दिया सबको, मिल गई दिल को ठंडक। अब चलो। इतना कहकर अमृत वैशाली को लेकर जाने लगता है तो रचना कहती है, रुक जाओ। अमृत रुक जाता है और सभी लोग रचना की तरफ देखने लगते हैं। रचना कुछ कहती उससे पहले ही मृत्युंजय रचना से बोला, वैशाली का यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो इस खानदान की बहू है। रचना मृत्युंजय की बात पर बोली, मैंने कब कहा कि मैं उसे घर से निकालने वाली हूँ? मैंने कहा कि देवी माता की स्थापना का वक्त हो गया है, सब लोग का यहाँ पर रहना जरूरी है। मृत्युंजय शेख की तरफ देखते हुए बोला, इन्हें पुलिस स्टेशन में इज्जत के साथ छोड़ कर आओ और सारे सबूत भी पुलिस वाले को दे देना। विक्रम मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोला, मुझे कुछ कहना है इनसे। मृत्युंजय विक्रम की बात पर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विक्रम मृत्युंजय की बात को अनसुना कर दामिनी के सामने आकर बोला, आपने ये सब क्यों किया? क्या आपने कभी ये नहीं सीखा, जितना है उतने में खुश रहो? मेहनत से ज़्यादा फल की इच्छा करने वाले अक्सर लालची कहलाते हैं। ऐसे हमेशा नाना जी सिखाया था, तो आपने अपने पापा की बात क्यों नहीं सुनी? दामिनी विक्रम की बात पर उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि मैं किसी के पीछे नहीं चल सकती। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। विक्रम दामिनी की बात को बीच में काट कर बोला, मैंने आपसे नहीं कहा मेरे लिए ये सब कीजिए, और ना ही मैंने ये कहा कि मुझे इन सब की ज़रूरत है। मेरे डैड ने दिन रात काम करके मेरी परवरिश की। जो काम आपको करना चाहिए था, एक बच्चे की परवरिश में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है, क्योंकि वो उसकी पहली गुरु होती है। लेकिन आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ नहीं, बल्कि मुझे छोड़कर चली गई अपने मायके। आपको पता है, मुझे औरतों से नफरत हो गई थी सिर्फ आपके कारण। ये कहते हुए विक्रम की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने आंसू बहने नहीं दे रहा था, जिस कारण उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। आज वो अपने दिल के हाल को बयां कर रहा था। दामिनी विक्रम की बात को नकारते हुए बोली, तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर नहीं डाल सकते, इसमें तुम्हारा बाप की गलती है। क्या गलती है मोम? यही कि उन्होंने आपका साथ मांगा था आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए, लेकिन आप उनका साथ नहीं दे पाए। यही गलती है ना डैड की? विक्रम ने दामिनी से सवाल किया। दामिनी विक्रम को इग्नोर करते हुए सावित्री जी के पास जाकर बोली, माँ। तराक एक जोरदार थप्पड़ सावित्री जी दामिनी के गाल पर जड़ देती है और दामिनी को खुद से दूर करते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से। अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी हमारे घर मत आना। तुम तो उसे चुड़ैल से भी ज़्यादा बुरी हो, जो कि 7 घर छोड़ कर वार करती है, लेकिन तुमने तो अपने ही घर को खा लिया है। मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर सावित्री जी अपना चेहरा मोड़ लेती है।
दामिनी अपने गाल पर हाथ रखे बस सब लोगों की तरफ देख रही थी। दामिनी शिवराज की तरफ देखती है तो शिवराज अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। मृत्युंजय शेख से बोला, जाओ इन्हें लेकर यहाँ से। महक सुधांशु को खुद से दूर कर दामिनी के सामने आकर बोली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे बच्चे को मार डाला? दामिनी महक को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, क्योंकि मुझे मृत्युंजय से जलन है, नफरत है, और उससे जुड़े लोगों से। मैं तुमसे भी उतनी ही नफरत करती हूँ उतनी ही नफरत करती हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जब तुम जिंदा बच गए। मृत्युंजय महक को अपनी तरफ खींचकर उसके कानों में हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगा। शेख से बोला, इसे लेकर जाओ यहाँ से। शेख अपने आदमियों के साथ दामिनी को लेकर चला जाता है। रचना अवस्थी फैमिली की तरफ देखते हुए बोले, यहाँ पर जो कुछ भी तमाशा हुआ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलिए देवी माँ की स्थापना की तैयारी शुरू करते हैं। रचना की बात पर सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। शोभित विक्रम के पास जाकर उसके कंधे को थपथपा देता है तो विक्रम अपना सिर हिलाते हुए फीका सा मुस्कुरा देता है। विप्लव विक्रम के पिता धीरेंद्र भाटिया के पास जाकर उन्हें कंधों से टक्कर मारते हुए बोला, और फूफा जी, काफ़ी वक्त बाद आपको हमारी याद आई। कहीं इंदौर में कोई बुआ तो सेटल करके नहीं रखा है ना? रचना आकर विप्लव के कान को पकड़ते हुए बोली, तुम तो कोई बकवास करे बगैर बात नहीं कर सकते। चलो जाओ यहाँ से, तैयारी में ध्यान दो। विप्लव अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, आह मॉम, दर्द हो रहा है यार, और मैं तो बस फूफा जी से बात कर रहा था। धीरेंद्र जी रचना से बोले, छोड़ दो रचना, इतना प्यारा सा तुम्हारा बेटा है जो हर पल मस्ती करता रहता है। रचना धीरेंद्र जी की बात पर बोली, आपको नहीं पता भैया, ये लड़का इतना बड़ा कार्टून है ना कि सभी लोग इसकी तारीफ करके जाते हैं। मॉम, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बुराई करेगा। विप्लव ने फुल एटीट्यूड में जवाब दिया। तभी अदिति बाहर से दौड़ते हुए अंदर सीधे कमरे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए एकेडमी गई हुई थी। शोभित अदिति को भागते हुए देख लेता है और विक्रम के कंधे को थपथपा कर कहता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम आरू के साथ रहो। विक्रम शोभित की बात पर बोला, तुम्हारी वाली आई नहीं कि तुम्हें उससे चिपकना है। सीधा सीधा कहो न, मिलने जा रहा हूँ, बहाने क्यों बना रहे हैं? शोभित विक्रम को आंख दिखाकर बोला, हाँ वही जा रहा हूँ। इतना कहकर शोभित अदिति के कमरे की तरफ चला जाता है। महक और वैशाली को कमरे में छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस हालत में उनका ज़्यादा देर तक खड़ा रहना और स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं था। उन लोगों के साथ नीरू, निधि जी और निर्जला थी। इधर स्टडी रूम में मृत्युंजय बिना किसी भाव के अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और अमृत सुधांशु उसके सामने कुर्सी पर बैठे थे। तभी राजीव की भी भागता हुआ वहाँ आ जाता है। राजीव आते ही मृत्युंजय से बोला, मैंने नीचे सुना, क्या हो रहा है यहाँ पर? नवरात्रि आज से शुरू हो गई और यहाँ पर तो महाभारत होने की तैयारी चल रही है। राजीव की बात पर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनसे पूछो जो यहाँ पर राम बनकर बैठे हुए हैं। असल मायने में तो यही सबसे बड़े रावण है। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर अपना सिर उठाकर उसे घूरते हुए बोला, देखो मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मैं तुमसे कोई बकवास नहीं करना चाहता। सुधांशु भी एटीट्यूड में बोला, मैं भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता आपसे बहस करने में। आपने कहा था कि मेरी बहन कभी नहीं रोएगी, आज मैंने उसे अपनी आंखों से देखा रोते हुए। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, तुम्हारी बहन मेरे कारण मुस्कुराती और हंसती भी है, ये चीज़ तो कभी तुमने नहीं देखा था, और आज रो कर क्या दिखा दिया कि उसने तुम्हें कांटे की तरह चुभ रहा है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, हाँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मृत्युंजय अपने बालों पर हाथ फेर
राजीव से बोला, इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये बहुत बकवास कर रहा है। सुधांशु कुर्सी के हैंडल को कसकर पकड़ते हुए मृत्युंजय से बोला, मैं नहीं जा रहा, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। क्या तुम मरना चाहते हो? मृत्युंजय ने अपनी गन को निकालते हुए कहा। गन को देखकर एक पल के लिए सुधांशु घबरा जाता है, लेकिन अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए कहता है, हाँ, मार कर दिखाओ। अगर मैंने आपका तलाक न करवा दिया तो मेरा नाम भी सुधांशु अवस्थी नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।